देख रहे हैं सड़कें ब्लॉक भी होती हैं फिर भी स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट बड़े बड़े होते हैं, मैसू आंदोलन होते हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के अगेंस्ट जो अपने डिसएग्रीमेंट है उनको रेज करने का करेक्ट वे क्या है इस टाइप की डेमोक्रेसी में जो आज प्रैक्टिस हो रही है। भारत की समस्या है भारत का अंधेरा, भारत का अज्ञान, भारत की अशिक्षा। तंत्र के लिए एक खुददार जनता चाहिए जो कहे कि क्या कर रहे हो, घूस दे रहे हो, ये तुम घूस देके ही तो वोट खरीद रहे हो, बस ये लीगल घूस है। और क्या है ये? भारत ही है जिसने सबसे पहले आत्मा के सामने सर झुकाया था। हमने अपना आत्मसम्मान बहुत गिरा दिया है, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। भारत को वास्तविक धर्म चाहिए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हमसे क्या कहना चाहते थे, सिखाना पड़ेगा। क्या हो गया था हिंदू धर्म को कि सिख गुरुओं को एक नई धारा ही खोलनी पड़ी। जब भीतर घुटने टेक दिए तो बाहर ऐसे मुट्ठी नहीं तान पाओगे। क्रांति की तो नन्ही सी कोपल को और कली को वहीं पर कुचल दिया गया। किसी ने सवाल नहीं पूछे, सबने बस माना। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम आशीष है सर, और मैं आपके व्यूज को मेनली एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले का आपका सेशन अटेंड किया था जिसमें आपने डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस पे चर्चा की थी। कहाँ पर करा था? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले का जो सेशन था उसमें आपने डेमोक्रेसी के लिमिटेशन पे चर्चा की थी। तो डेमोक्रेसी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो अभी प्रैक्टिस में है उसका फ्यूचर क्या है अगर ये ऐसे ही रहती है, और आज उसका सिग्निफिकेंस कितना बचा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल जो हैं वो धीरे धीरे चेयर को इस तरह से राउंड कर रहे हैं को हमेशा उस पर बने रहे। ट्रम्प भी थर्ड टर्म की चर्चा कर रहे हैं, और सेकेंड तरफ जो उनके वोटर्स हैं वो बहुत ट्रिवियल इशूज पे फाइट करके लगातार कोई भी बड़े क्वेश्चंस रेज नहीं कर रहे हैं। इस बीच में सर कुछ लोग जो अवेयर हैं, जैसा आप कहते हैं कि ओनस अवेयर लोगों पे है, वो कोई राइट वे नहीं फाइंड कर पा रहे हैं सिस्टम से वे आउट करने का। हम हमेशा एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो क्लासिकल वे थे, प्रोटेस्ट करना, रोड ब्लॉक करना, सड़कें जाम करना, जो बड़ी बड़ी क्रांतियों में काम किए, तो आज वे जो है काम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सड़कें ब्लॉक भी होती हैं फिर भी स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट बड़े बड़े होते हैं, मैसू आंदोलन होते हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतने दिनों तक सोनम वांगचुक जी का आंदोलन रहा या प्रोफेसर जेडी अग्रवाल का आंदोलन रहा, हसदेव बचाओ रहा, ये चीज़ें लाइमलाइट में नहीं आ पाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम अपने स्टेट के अगेंस्ट जो अपने डिसएग्रीमेंट है उनको रेज करने का करेक्ट वे क्या है इस टाइप की डेमोक्रेसी में जो आज प्रैक्टिस हो रही है? देखो, अब दुनिया भर में दलों ने, पार्टियों ने, चतुर नेताओं ने ये कला सीख ली है कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के माध्यम से ही खोखला कैसे करना है। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई तख्ता पलट होने नहीं जा रहा है। जो पहले बहुत होता था ना, कू हो गया, वो कू नहीं होने जा रहा। तानाशाही के जमाने लद गए, वो नहीं होगी। अब बस ये करा जाएगा कि जो जनता ही है, मतदाता, उसको ही इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, सबसे ज्यादा मीडिया के ही माध्यम से, कि वो खुद ही अपने लिए किसी अथॉरिटेरियन को चुन लेगा। बात समझ रहे हो? वो ये तक कर सकता है कि डेमोक्रेटिकली वोट दे दे कि उसे डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। ये कितनी मजेदार बात है। उसने डेमोक्रेटिकली वोट दिया है कि मुझे डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। प्यू रिसर्च ने करा कि दुनिया में कहां पर कितने लोग अथॉरिटेरियन रूल को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सबसे ज्यादा लोग मालूम है कहां निकले? भारत में। मेरे ख्याल से भारत की सिर्फ 22% आबादी है जिसने साफ ना कहा है कि किसी भी हालत में हमें किसी तरीके का कोई विशेषाधिकारी नहीं चाहिए। विशेषाधिकारी की माने जिसके पास संविधान से आगे के ऊपर के अधिकार हों, नहीं चाहिए। बाकी 78% लोग भारत में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा किसी तरीके से अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं पहले से। तो डेमोक्रेसी को अगर आप एक पेड़ मानोगे ना, तो उसको एक तरह की जमीन चाहिए होती है, और वो जमीन होती है
सही चुनाव ले पाने वाली चेतना की, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इसी पर चलती है कि आप सब लोग हो और आपको इतनी तमीज है कि वोट कहां डालना है, और आपकी चेतना अगर ऐसी है ही नहीं कि आप जिंदगी में कोई भी सही चुनाव कर सको, तो आप अपने प्रतिनिधि या नेता का ही सही चुनाव कैसे कर लोगे? और नेताओं ने और दलों ने ये अब कमजोरी बखूबी पकड़ ली है। असल में अब क्या पकड़ ली है? हिटलर भी तो चुनाव ही जीत के आया था, तो ये तब से नेताओं ने पकड़ी हुई है ये बात। तब से नेताओं ने ये बात, सबको पता है कि डेमोक्रेसी से चुनाव जीत करके फिर डेमोक्रेसी को सबवर्ट करा जा सकता है, और ऐसे करा जा सकता है कि जनता खुद कहे कि वाह 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 क्या काम किया है। कितना तो सुनते हो कि भारत को भी जो है एक अथॉरिटेरियन रजीम की जरूरत है। कितने ही लोग हैं वो बहुत गंभीरता से बोलते हैं कि इंडिया सफर्स फ्रॉम टू मच डेमोक्रेसी। नो, इंडिया सफर्स फ्रॉम टू मच इग्नोरेंस सर। डेमोक्रेसी समस्या नहीं है। डेमोक्रेसी को झूठ मूठ की समस्या बना के तुम सिर्फ तानाशाही को जस्टिफाई करना चाहते हो। भारत की समस्या है भारत का अंधेरा, भारत का अज्ञान, भारत की अशिक्षा, भारत का बहुत सारा कचरा जो अतीत से आ रहा है और उस कचरे को भी साफ नहीं किया गया ठीक से। यह है भारत की समस्या। और इस समस्या का नाम लेने की जगह, इस समस्या पर ध्यान देने की जगह आप झूठ मूठ कह रहे हो कि भारत की समस्या लोकतंत्र है, ताकि जो सही समस्या है वो यथावत बनी रहे, सही समस्या की बात ना करनी पड़े। तो इसीलिए आपने, ये लगभग ऐसी सी बात है कि बहुत ही ज्यादा बिल्कुल लाइलाज मरीज हो, एकदम आखिरी अवस्था के, उनको बचाना लगभग असंभव है, और आप बोल दो कि ये जो डॉक्टर है ना यही बेकार है। भाई ये भी तो देखो कि तुम्हारा जो मरीज है वो कितनी खराब हालत में डॉक्टर के पास आया है। भारत में कुछ बहुत बहुत गहरी बीमारियां हैं। वो बीमारियां हैं जिनके कारण यहां का जो जनमानस है वो सही नेताओं को नहीं चुन पाता है। उससे जाकर के उसकी जाति की बात कर दो, उसका वोट पलट जाता है। आप किसी को वोट देने जा रहे थे, पीछे से कोई आया बोला तू जाति द्रोही है क्या, मैं तेरी जाति का हूं, मुझे वोट नहीं दे, उसका वोट पलट जाएगा। गहरी बीमारी है। वायरस ने अटैक किया और सिस्टम वायरस के सामने ईल्ड कर गया, घुटने टेक गया। धर्म का तो कहना ही क्या। गरीबी का और लालच का कहना ही क्या। ये बीमारियां हैं, और इन बीमारियों के साथ लोकतंत्र का चलना बड़ा मुश्किल है। पहले क्या होता था कि नोट बंटते थे, नोट बंटते थे, बूथ कैप्चर होते थे, इस तरीके से होता था। जो पॉपुलर मैंडेट होता था उसको इस तरह से स्कटल किया जाता था। नोट वोट बांट दी गरीबों में, और अपना 500 क्या 100 रुपए में भी वो अपना वोट बेच देते थे। अब उसका नया तरीका है वेलफेयर स्कीम्स कि मैनिफेस्टो में ही प्रॉमिस कर दो कि अगर हम आएंगे, वैसे तो 500 रुपया देते घर में आके, वो भी धीरे से नोट में 500 देते, अब हर महीने सबको 2-2 हजार रुपए देंगे। हो गया, ठीक है, काम चल गया। भारत में वो जमीन नहीं है जो सवाल पूछना जानती हो। हमने अपना आत्मसम्मान बहुत गिरा दिया है। हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं, बहुत जल्दी बिक जाते हैं। कोई बोल रहा है कि ट्रेन में टिकट फ्री हो जाएगा, बस में फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई तो सीधे कैश ट्रांसफर की बात कर रहा है, बैंक में पैसा आ जाएगा। कितना जाएगा? 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, इतना आ जाएगा। उतने के लिए हम बिक जाते हैं। अब जनतंत्र थोड़ी चलता है ऐसे। जनतंत्र के लिए एक खुददार जनता चाहिए जो कहे कि क्या कर रहे हो, घूस दे रहे हो, ये तुम घूस दे के ही तो वोट खरीद रहे हो, बस ये लीगल घूस है, और क्या है ये? क्या बहुत खुश होकर बता रहे हो कि इतने करोड़ लोगों को हमने राशन पर कर दिया है, सब्सिडाइज्ड, हम उनको दाना पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, पानी भी देते हैं और खाद भी देते हैं। क्या बता रहे हो? ये तुम यही बता रहे हो ना कि हमारी कितनी दुर्दशा है, कितनी बेरोजगारी और कितनी गरीबी है कि 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को इस तरीके से जीना पड़ रहा है।
वो आत्मसम्मान जो है ना वो, और वो आत्मसम्मान वो शुरू ही होता है आत्म से। भारत ने अपना आत्म खो रखा है, और ये इतने ज्यादा दुख की बात इसलिए है भाई, क्योंकि भारत ही है जिसने सबसे पहले आत्मा के सामने सर झुकाया था, विचार के सामने, दुनिया के सामने, तरह तरह की खोजों के सामने। तो पश्चिम ने भी सर खूब झुकाया, भारत अकेला था जिसने कहा था नहीं, मैं तो सबसे पहले अपने सामने सर झुकाऊंगा। अष्टावक्र गीता मालूम है क्या बोलती है? हाँ, अहो अहम, मुझसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या हो सकता है? अहो, आश्चर्य का भाव, नमो मह्यम, और मुझे अगर झुकना है तो बस अपने ही सामने झुकूंगा। भारत है जिसने अपने आप को इतना सम्मान दिया, ये कहलाता है आत्मसम्मान। अहो अहम नमो मह्यम। अहंकार नहीं है ये, अहंकार बहुत छोटी चीज होती है, वो बोलता बस है, वो झुक कहीं भी जाता है, 2 लात मारो अभी झुक जाएगा। आत्मा दूसरी चीज होती है जो बिकने को तैयार नहीं होती, जो कहती है दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मुझे छू सके, खरीदेगी क्या, वो आत्मा होती है। भारत आत्मा से बहुत दूर हो गया, हमारा सब कुछ बिकाऊ हो गया, हमारी निष्ठा बिकाऊ है, जाति का नाम ले लो, मान्यता का नाम ले लो, धर्म का नाम ले लो, बिक जाते हैं। हम ज्ञान और सत्य के सामने नहीं झुकते, हम मान्यता और परंपरा के सामने बिक जाते हैं। अरे बात तो भारत में जनतंत्र का आधार कमजोर है, और तब तक कमजोर रहेगा जब भारत के जन जीवन में एक आध्यात्मिक जागृति नहीं आ जाती। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एजम्पशन है और इनवैलिड एजम्पशन है कि लोग स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए। भाई हम बाहर से स्वतंत्र होंगे, भीतर से हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो भारत एक जबरदस्त तरीके की फ्लॉड डेमोक्रेसी है। दुनिया में सब फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं, पर भारत तो बिल्कुल अग्रणी है फ्लॉड होने में। जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं और सचमुच हमें चाहिए क्या, और जो हमें चाहिए उससे प्रेम इतना होना चाहिए कि अब बिकेंगे नहीं। जिस चीज से प्यार होता है वो बेची नहीं जाती ना। तो भारत चूंकि आत्मा से दूर आ गया, इसीलिए भारत प्रेम से ही बहुत दूर आ गया है। हमारे यहां मोह माया ममता बहुत चलता है, प्रेम हम बिल्कुल नहीं जानते। जो प्रेम जानेगा वो बिक नहीं सकता, जो प्रेम जानेगा वो किसी छोटी चीज पर रुक नहीं सकता, छोटे जगह पर, छोटे आदमी के सामने, छोटे लालच के सामने भी नहीं झुक सकता। लोकतंत्र बहुत बढ़िया चीज है, पर उसके लिए लोक जगा हुआ होना चाहिए। हमें जबरदस्त शिक्षा की जरूरत है, बाहरी शिक्षा भी और भीतरी शिक्षा भी। नहीं तो लोकतंत्र का ढांचा बरकरार रहेगा और भीतर भीतर उसके बिल्कुल कुछ विपरीत चलता रहेगा। बाहर लोकतंत्र ही रहेगा, ऑफिशियली तुम यही कहलाओगे कि अभी भी डेमोक्रेसी हो, पर भीतर भीतर कुछ और चलता रहेगा। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह यही होने जा रहा है। संविधान कोई नहीं बदलने वाला। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो तुम अमेंड मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, तो संविधान वैसे ही रहेगा, पर उस संविधान का इंटरप्रिटेशन बदल दिया जाएगा। इंटरप्रिटेशन तो बदल सकते हो ना, शब्द ही तो लिखे हैं। हाँ, तो उन शब्दों को कुछ और अर्थ कर दो और कह दो हम संविधान का ही तो पालन कर रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ ही कुछ और कर दो। इक्वालिटी लिखा है, बोल दो इक्वालिटी का मतलब यह है कि ब्राह्मण ब्राह्मण इक्वल है और बनिया बनिया इक्वल है और औरत औरत इक्वल है। संविधान में इक्वालिटी ही तो लिखा है, हो गई इक्वालिटी। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अरे जब आदमी औरत इक्वल ही नहीं है तो उनमें आपस में थोड़ी इक्वालिटी होगी। औरत और औरत इक्वल है, और औरत में भी ब्राह्मण औरत और ब्राह्मण औरत इक्वल है। तो संविधान को आपको नहीं तोड़ना मरोड़ना पड़ा और आपका काम भी हो गया। समझ में आ रही है बात? भारत को वास्तविक धर्म चाहिए, भारत को उपनिषद चाहिए, भगवत गीता चाहिए, भारत को वेदांत चाहिए, भारत को हमें अपने षड दर्शनों के पास ले जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हमसे क्या कहना चाहते थे, सिखाना पड़ेगा। क्या हो गया था हिंदू धर्म को कि सिख गुरुओं को एक नई धारा ही खोलनी पड़ी, हमें सीखना पड़ेगा। जो पूरा संत समुदाय था, उसे क्यों जरूरत पड़ी हिंदू धर्म में सुधार लाने की, हमें जानना पड़ेगा। क्या गलतियां थीं जिसके लिए इतने संतों ने इतना कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं है, कईयों ने तो प्राण भी दे दिए। क्यों उन्हें अपने इतने जान की बाजी, प्राणों का उत्सर्ग, जरूरत क्या पड़ी थी, यह हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि वही सब बुराइयां जो बुद्ध महावीर के जमाने में भी मौजूद थीं, गुरु नानक, संत कबीर के जमाने में भी मौजूद थीं, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फुले के समय भी मौजूद थीं। वो सब बुराइयां आज भी मौजूद हैं, और उन बुराइयों के साथ लोकतंत्र नहीं चल सकता। उन बुराइयों को हमें पहचानना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। सर जैसे ये बुराइयां तो प्रेजेंट है, पर जैसे मैंने बोला कि हम जब भी निकलते हैं मतलब प्रोटेस्ट, इसका का तरीका क्या होगा? मतलब मुझे लगता है रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट तो इसका कोई तरीका हो नहीं सकता। एक्चुअली मुझे मतलब मैं क्लासिकल तरीके पढ़ रहा था, तो मुझे स्टेटमेंट मिला कि जब सड़कें खाली होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। पर आज सड़कें खाली हो या भरी हो, संसद आवारा ही लगती है। तो सड़कों पे काम नहीं चलेगा ना। वो तब होता था जब लोग सड़क की ओर देखते थे। आज लोग सारे समय आंखें तो सोशल मीडिया की ओर देख रहे होते हैं। तुम सड़क पे आके बैठोगे, तुम्हें देख कौन रहा है? हर काम के लिए ऑडियंस चाहिए होती है भाई, ऑडियंस। गांधी जी भी जो कर पाए इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास ऑडियंस थी। भगत सिंह की कुर्बानी को भी आज हम इसलिए जान पाते हैं क्योंकि तब अखबारों को आज़ादी थी। लंबा उनका साल भर लंबा केस खिंचा था कि उस केस के छोटे से छोटे पहलू को जन जन तक पहुंचाओ। ऑडियंस थी। तुम वहां सड़क पर बैठे हो और वहां तुम्हें कोई थोड़ी देर में कह रहे हो पानी पिलाने वाला तो कोई आ जाए, उससे नहीं होगा। और हर साल तो देश में चुनाव होते रहते हैं ना। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं। अगर जनता वास्तव में खफा हो तो अगला चुनाव बस 3 महीने दूर होता है। यहां हो रहा है, नहीं तो वहां हो रहा है, नहीं तो वहां हो रहा है। जनता खफा ही नहीं है। जनता कहीं खफा नहीं है। ट्रंप का जो मैंडेट था अमेरिका में, वो मैंडेट ऐसा है कि वो इविल है मैंडेट। जनता खफा हुई है क्या? पिछली बार तो ट्रंप की जब जीत हुई थी तो कम से कम पॉपुलर वोट कम मिला था। इस बार तो अगर तुम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स भी काउंट करो तो ज्यादा जीत के आया है। जनता खफा थोड़ी है, जनता तो खुश है। तो नेताओं की बुराई करनी बंद करनी पड़ेगी। पहले तो इस जनता को ठीक करना पड़ेगा। नेता तो बेचारा जनता का पिछलग्गू है, जनता जैसी है वो नेता भी अपना उसी से काम चला रहा है, स्वार्थ। ये जनता ही गड़बड़ है, और जब तक इस जनता को नहीं सुधारोगे बात बनेगी नहीं। एक्चुअली इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए जब मैं आप बोलते हैं कि चेतना का कोई स्वभाव नहीं होता और जब समाज अपनी चेतना पे जिएगा तो परम स्वतंत्र होगा, तो प्लेटो जैसे दार्शनिक भी इस बात को जानते थे कि चेतना का कोई स्वभाव नहीं होता। फिर भी जब बात शासन व्यवस्था की आई तो उन्होंने एक नोबल लाई का कॉन्सेप्ट दिया कि प्लेटो नोबल लाई, और एक नोबल लाई के बेस पे समाज को संगठित किया जाए। तो क्या प्लेटो यही कहना चाहते थे कि जनता कभी उस लेवल पे पहुंच नहीं सकती, तो जब बुराई से ही चलना है तो एक नोबल लाई बना दिया जाए, सो दैट सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में चले? देखो, जो प्लेटो की पूरी व्यवस्था थी दी हुई, वो बहुत हायरार्किकल थी, ठीक है, और ऑथोरिटेरियन भी थी। वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। प्लेटो तो कह रहे हैं कि जो चुनो 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 सबसे प्रतिभाशाली कौन है, उनमें भी छानते जाओ छानते जाओ छानते जाओ, 40 साल तक छानो, और 40वें 45वें साल में जो सबसे अग्रणी हो उसको राजा ही बना दो सीधे। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ ये चल सकता था। लेकिन दुनिया में आज तक जितनी भी व्यवस्थाएं सोची गई हैं पॉलिटिकल, उनमें सबसे अच्छी, अपनी तमाम खामियों के बावजूद सबसे अच्छी तो व्यवस्था लोकतंत्र ही है। बस अब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि लोकतंत्र बेचारा आश्रित होता है लोक पर। जैसे लोक होंगे वैसा लोकतंत्र हो जाता है। तो लोकतंत्र सुधारना है तो जो लोक बैठे हैं इनको सुधार दो।
बस, और कोई तरीका नहीं है। वेरी वेरी थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी, ये एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड थोड़ा। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो ज़्यादातर जो वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं लॉ से रिलेटेड, जो अब तक मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में देखे हैं, वो सर फ्रीडम के मतलब राइट टू प्राइवेसी और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होता है, फ्रीडम के ऊपर, कि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हर चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। और हम जो अध्यात्म में देखते हैं वो वहाँ पे वो फ्रीडम की अलग बात करता है, दैट फ्रीडम इज़ फॉर द फ्री। अब मैं इन दोनों में मैं जानना चाहता हूँ कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए कि हम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना लॉज ना आर्टिकल कोई भी इस तरीके की फ्रीडम की बात नहीं करता जो अध्यात्म में दी गई है। तो इस तरफ जाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और दोनों में मतलब क्या समानताएं हैं इन दोनों फ्रीडम्स में और क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो कानून व्यवस्था, न्याय प्रणालियां, संविधान, बस उसकी ही तो बात करेंगे ना। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, हमारी फंडामेंटल राइट्स हो, तुम जानते ही हो। फिर अनुच्छेद 21 है, उसमें राइट टू लाइफ है, उसके न जाने कितने अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन हो गए हैं, उसमें राइट टू रेपुटेशन भी आ गया। तो वो सब चाहिए ताकि समाज ठीक से चलता रहे। हाँ, समाज में को ये हक ना मिल जाए कि वो व्यक्ति के ऊपर चढ़ के बैठ गया है, ना समाज को वो हक मिले ना सत्ता को। तो जब आप कहते हो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो दोज आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कि तुम्हारा दमन जो है वो कोई और ना कर ले, उसके लिए संविधान तुमको ये सब मौलिक अधिकार देता है। लेकिन तुम अपना दमन अगर खुद ही करना चाहो तो संविधान कुछ नहीं बोलता। कोई और अगर तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनेगा तो तुम बिल्कुल जाकर के इससे एक लीगल रेमेडी मांग सकते हो कोर्ट के पास जाकर के, कि देखो फलाना है और वो मुझे बोलने नहीं दे रहा। लेकिन कोई अगर तुमको भीतर से भ्रष्ट करके तुम्हारे विचार ही गंदे कर दे, तो इस चीज की कोई लीगल रेमेडी नहीं है। व्यक्ति के भीतर क्या हो रहा है, संविधान इस पर बहुत नहीं बोलता, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, संविधान से मेरा अर्थ है कोई भी विधान, ठीक है, कोई भी विधि प्रणाली, वो इसका बोलते नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य यह है कि समाज ठीक से चले, इंसान और इंसान का रिश्ता ठीक रहे, और इंसान और राज्य का रिश्ता ठीक रहे। इंसान का अपने साथ क्या रिश्ता होगा, इसके लिए तुमको लॉ नहीं स्पिरिचुअलिटी पढ़नी पड़ेगी, कि मेरे साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। कोई और तुम्हारा शोषण न करे, इसके लिए संविधान है। तुम खुद अपना शोषण न करो, इसके लिए वेदांत है। और खतरनाक बात यह होती है कि कोई और हमारा शोषण बाद में करता है, सबसे ज्यादा शोषण हम खुद ही अपना करते हैं। तो इसलिए मैं बोला करता हूं कि अच्छा संविधान भी आध्यात्मिक मूल्यों से ही पैदा हो सकता है। पहले यह जरूरी है कि हम अपने साथ अच्छे हों, फिर हम अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम गौरव है। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर हियर। सो मेरा क्वेश्चन है कि आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया कि बहुत लोग, इवन हाईली एजुकेटेड पीपल ऑल्सो, दे टॉक अबाउट द एंशियंट गुरुकुल सिस्टम, एंशियंट गुरुकुल सिस्टम्स अबाउट इंडिया, मीन्स इन इंडिया। सो उस टाइम में अगेन वो लोग बोलते हैं कि दिस वाज सुपीरियर देन दिस करेंट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन के जो एरिथमेटिक या साइंटिफिक जो एजुकेशन था उसके साथ साथ लाइक वैल्यू एजुकेशन भी सिखाते थे, लाइफ स्किल्स। बट हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों को अलाउ नहीं था उस एजुकेशन लेने के लिए। सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ओनली अलाउड, एंड इवन women are also not allowed there. So what is your thought about this? And नहीं, ये यहाँ तक बात ठीक है कि भाई लाइफ एजुकेशन सिखाई जानी चाहिए। तो जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आप इसमें लाइफ एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट बना दो ना, ठीक है, बात खत्म। बट ये लोग चाहते हैं कि नहीं वही सिस्टम फिर तो से आ ये जाए। लोग फिर लाइफ एजुकेशन नहीं चाहते ना। जो लोग बोल रहे हैं गुरुकुल वापस चाहिए, वो बोल रहे हैं गुरुकुल इसलिए वापस चाहिए ताकि उसमें हम अध्यात्म और जीवन शिक्षा सिखा सकें,
पर कहीं ना कहीं उनका मंसूबा हमें पूछना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि गुरुकुल इसलिए वापस चाहिए ताकि समाज का एक बड़ा तबका शिक्षा से दूर रखा जा सके, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जा सके। बाकी अगर वो कहते हैं कि गुरुकुल इसलिए अच्छा था क्योंकि उसमें हमको अध्यात्म की भी शिक्षा दी जाती थी, तो मैं उनके विचार से सहमत हूँ। अध्यात्म की वो शिक्षा हम IIT में भी दे सकते हैं, अपने स्कूलों में भी दे सकते हैं। जीवन शिक्षा बिल्कुल दी जानी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उस विचार से हम सहमत हैं। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम नीरू है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतने सुलझे हुए हैं पॉलिटिक्स में भी और सारी चीज़ों में, अगर मैं आपको एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहूँ तो क्या आप इस लाइन में आना पसंद करेंगे? आदमी भीतर से अच्छा हो जाए तो बाहर सब अच्छा हो जाता है ना, पॉलिटिक्स भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, गीता का उपदेश दिया गया है इसीलिए तो, ताकि जो पूरी हस्तिनापुर की पॉलिटिक्स तो गलत हाथों में ना चली जाए। लेकिन अगर कृष्ण सबको मिले, ये भी तो ज़रूरी है, सिर्फ अर्जुन को ही ना मिले ना। कृष्ण का काम है गीता पढ़ाना। वो पढ़ा रहा हूं, उससे पॉलिटिक्स ठीक हो गई थी, बशर्ते कृष्ण की बात को अर्जुन, पॉलिटिक्स ठीक होगी। लेकिन दुर्योधन जैसे यदि सत्ता में है, कृष्ण ने नहीं हाथ उठाया था, आपको ही करना है। नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर परेशानी आई थी तो कृष्ण ने पहिया उठाकर भीष्म के ऊपर वार करने की कोशिश भी की थी। जिस दिन आएगी परेशानी उस दिन मुझे भी पाइएगा कि ट्रक का पहिया उठाकर। ये बहुत अच्छा। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी ऐसी जगह पर हों जहां पर आप संविधान को एक सही रूप में दे पाएं पूरी जनमानस को, जिससे भारत का गौरव बढ़े। मैं कैसे बताऊं कि मैं वो कर ही रहा हूं, आप ध्यान लेकिन तो कुछ दीजिए। पॉलिटिशियंस आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं ना। देख लेंगे, ऐसी क्या बात है। गीता पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जी। अगर ये हो गया तो बाकी सब बच्चों के खिलौने हैं।